हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को दिवाली की। और मैं ये विश करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों की दिवाली बहुत ही मंगलमय हो, बहुत ही अच्छी हो। और आने वाला जो वर्ष है वो पूरा खुशियों से भरा हुआ हो, और दिवाली से पहले पहले जो अगली दिवाली आने वाली है उससे पहले पहले आप सफलताओं की सीढ़ी चढ़ चुके हो। इसी कामना के साथ आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं थॉमस ग्रे को, जिनकी लाइफ बहुत ही मेलॉन्कलिक रही है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको उनकी पोएम में, उनकी पोइट्रीज में आपको बहुत ज़्यादा मेलांकली, दुख और ग्रेवयार्ड ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई दी हैं। तो क्या आपको पता है इसके पीछे का रीज़न क्यों है? देखिए, किसी भी इंसान, किसी भी पर्सन के लाइफ में जो भी वो इंसान होता है उसके पीछे उसके बैकग्राउंड का रोल ज़रूर होता है। अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा हंसमुख है, ऐसा नहीं अंदर से दुखी है और बाहर से हंसमुख है, ऐसा व्यक्ति जो बाहर और अंदर से भी बहुत खिलखिलाता रहता है, तो ज़रूर उसकी ज़िंदगी में चीज़ें कुछ बेहतर होंगी, कुछ पॉजिटिव होगी, चीज़ें ठीक होंगी। और वहीं एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा दुखी है, मेलांकलिक है, परेशान रहता है, तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें खराब उसके ज़रूर होंगी। तो ऐसा ही कुछ थॉमस हार्डी के साथ भी था, जो कि हम इस पूरी इनके बायोग्राफी में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि आपके एलटी के सिलेबस में थॉमस ग्रे का एलटी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड भी प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि मैंने आप लोगों को कवर करा दिया है बहुत ही डिटेल से। तो उसको जा करके एलटी पोइट्री की प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। तो आइए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं, थॉमस ग्रे की जिंदगी में थोड़ा सा ताका झाकी करते हैं। तो देखिए, जो थॉमस ग्रे जी हैं, अगर इनकी बात करें तो इनका जो लाइफ टाइम है, ठीक है, जो लाइफ टाइम है वो आपको 1716 से लेकर 1771 तक का दिखाई देता है। ठीक है, कब? 1771 तक का दिखाई देता है। अगर बात करें थॉमस ग्रे की, तो थॉमस ग्रे जो हैं वो पैदा हुए थे, थॉमस ग्रे वॉज बॉर्न ऑन दिसंबर 26 1716, यानी 26 दिसंबर 1716 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कॉर्नहिल, लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। तो आप याद रखोगे ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? लंदन, इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इनके फादर का नाम है फिलिप ग्रे। हिज फादर वॉज अ मर्चेंट। इनके फादर कौन थे? मर्चेंट थे, और उनका नाम था फिलिप ग्रे। इनकी मदर जो है वो कौन थी? डोरोथी एंड्रोबस थी। ठीक, जो कि क्या है, जब थॉमस ग्रे छोटे ही थे तभी उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर अगर बात करें तो इनकी जो मदर है वो जो लेडीज के स्वेटर या लेडीज के जो ग्लव्स वगैरह होते हैं इसको बनाने का काम क्या करती थी। और जो इनकी मदर हैं डोरोथी एंड्रोबस, जो इनकी मदर हैं, इनके टोटल 12 बच्चे थे, और उन 12 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ थॉमस ग्रे ही थे जो सरवाइव कर पाए थे, यानी कि जो जिंदा रह पाए थे। बाकी सारे बच्चे इनके बचपन में ही क्या होते थे? ये सबकी डेथ हो जाती थी। और यही रीजन है कि आपको थॉमस ग्रे का जो पोइट्री है, जो वर्क है, इतना ज्यादा मेलॉन्कलिक दिखाई देता है, क्योंकि बचपन में ही इन्होंने इतना ज्यादा पीड़ा, इतना ज्यादा कष्ट अपनी फैमिली में देखा था। इनके छोटे छोटे सिबलिंग्स, इनके जो भाई बहन है, वो इनसे बिछड़ गए। 12 मतलब एक बड़ी संख्या होती है। 12 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा सरवाइव किया, थॉमस ग्रे, और उसके बाद माता का भी साथ छूट गया। तो ये एक बहुत ही ट्रेजिक सा टच इनकी लाइफ में रहा है, जिसकी वजह से इनकी आपकी पोइट्रीज में दिखाई देगा कि ये ग्रेवयार्ड सीन को लेकर के चलते हैं। बहुत ही मेलांकलिक इनकी पोइट्री होती है, लाइफ के बाद की बात करते हैं, डेथ की बात करते हैं, तो ज़्यादातर बहुत ही सीरियस रहते हैं, बहुत ही जिसे आप बोलते हैं औपचारिक तरीके से वर्क अपने ये लिखा करते थे। ये सारी चीज़ों की झलक आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि वो इतना ज़्यादा मेलांकलिक थे। उनकी जो पोइट्रीज में ये जो टच है वो दिखाई देता है, उसके पीछे यही रीज़न था जिसके बारे में मैंने आपसे स्टार्टिंग में बात की थी। नेक्स्ट देखिए, ग्रे वॉज अ वेरी सेंसिटिव एज अ चाइल्ड एंड रिमेन्ड क्लोज टू हिज फ्रेंड फैमिली, पर्टिकुलरली हिज मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी अपने मैटरनल ग्रैंडफादर की तरफ से ये क्या थे? काफी ज्यादा क्लोज थे। और इनका जो चाइल्डहुड पीरियड जो है वो बीता था, वो ज्यादातर घर के इर्द गिर्द, घर के लोगों के बीच में ही बीता था, क्योंकि ये जो है काफी बीमार रहा करते थे। ही सफर्ड फ्रॉम इल हेल्थ ड्यूरिंग चाइल्डहुड। बचपन में ये काफी बीमार रहा करते थे, जिसकी वजह से इनको जो सोशल लाइफ है उससे दूर रखा जाता था, बाहर नहीं आने जाने दिया जाता था, बहुत डिस्कनेक्टेड रखा जाता था, और इनको जो है सिर्फ फैमिली मेंबर्स के बीच में ही रखा जाता था। तो ये चीज, ये रीजन जो है वो आपको समझ में आ रहा है इनकी जो पर्सनालिटी है उसके पीछे। आइए चलते हैं अगली जो पीपीटी है उस पे। अब हम देखेंगे इनके एजुकेशन के बारे में कि इनकी एजुकेशन कहाँ हुई, कैसी हुई। तो देखिए, ग्रे वॉज एजुकेटेड एट ईटन कॉलेज। कहाँ पर? ईटन कॉलेज में ये इनकी एजुकेशन हुई थी, वेयर ही शोड अर्ली ब्रिलियंस इन लैटिन एंड ग्रीक लिटरेचर, यानी लैटिन और ग्रीक लिटरेचर में काफी ज्यादा उनका रुझान था। उनका जो ब्रिलियंस है, जो उनकी बुद्धिमत्ता है, वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। और इसी कॉलेज में, ईटन कॉलेज में ही
ईटॉन कॉलेज में जो है इनके जो है बहुत अच्छे 3 फ्रेंड्स जो है वो मिलते हैं। वो 3 फ्रेंड्स का जो ग्रुप है वो आपने क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एक का नाम तो यहीं पर दिया है, क्या नाम है, हॉरेस वॉलपोल है, थॉमस एस्टन है एंड रिचर्ड वेस्ट है। कौन कौन है, रिचर्ड वेस्ट है, थॉमस एस्टन है एंड आपके होरेस वॉलपोल हैं। ये 3 जो है बहुत अच्छे फ्रेंड जो है वो आपको ईटॉन कॉलेज में ही इनके दिखाई देते हैं। और इनके अगर सबसे क्लोज फ्रेंड की बात करें तो वो कौन है, हॉरेस वॉलपोल हैं। ड्यूरिंग हिज स्कूल ईयर्स में मिले थे। लेटर ऑन उसके बाद वो ही वेंट टू कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कहाँ पर गए, पैटर हाउस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये गए। बट ही फाउंड द एनवायरमेंट फॉर्मल एंड रिस्ट्रिक्टेड। वहाँ का एनवायरमेंट इनको कैसा मिला, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड मिला, बहुत ही फॉर्मल जो है वो मिला। यानी आप देखो एक व्यक्ति जो है उसकी पर्सनालिटी कैसे उसके सराउंडिंग से शेप हो रही है, जो कि आपने सीडीपी में पढ़ा होगा कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट एक बच्चे की लाइफ पर पड़ता है। एक बच्चा कैसा ग्रो कर रहा है, क्या चीज़ें उसकी बॉडी में आ रही हैं, किस तरह से वो प्रेजेंट कर पा रहा है, वो सब उसके एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होती हैं। वही चीज़ आपको इनकी लाइफ में देखने के लिए मिल रहा है, किस तरह से बचपन में ये रिस्ट्रिक्टेड रहे अपने फैमिली के बीच में। कॉलेज में गए तो फिर ब्रिलियंट तो थे पढ़ने में, लेकिन बहुत ही लिमिटेड फ्रेंड सर्कल थी। एंड उसके बाद बहुत ही फॉर्मल रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपना टाइम पीरियड बिताया था। उसके बाद जो ग्री हैं वो प्रिफर्ड रीडिंग क्लासिकल लिटरेचर। ये किस तरह के रीडिंग को प्रिफर करते थे, क्लासिकल लिटरेचर की रीडिंग को प्रिफर करते थे। एंड बिकेम डीपली इंटरेस्टेड इन पोइट्री एंड हिस्ट्री। इनका इंटरेस्ट किसमें था, पोइट्री एंड हिस्ट्री में इनका काफी अच्छा इंटरेस्ट था। तो हमने इनकी लाइफ के बारे में देखा, मतलब इनके मदर फादर के बारे में देखा। और रही बात अगर शादी की बात करें तो थॉमस ग्रे ने शादी नहीं की थी, ठीक, ही नेवर मैरिड। तो इन्होंने कोई भी शादी नहीं की थी, ना ही इनके अफेयर के बारे में सच कुछ भी पता चलता है। तो इनकी लाइफ में बस इनकी मदर थी, फादर थी, और इनके जो भी थोड़े बहुत फ्रेंड्स थे, फैमिली मेंबर्स थे, इन्हीं सारे लोगों का जो माहौल है वो इन तक पहुंचा है। और उसके बाद एजुकेशन आपने देख ली। अब आइए हम इनके लिटरेरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, यानी इनकी कैरियर और इनका जो लिटरेरी लाइफ है वो कैसा था। जो ग्री है वॉज नॉट अ प्रोफेशनल पोइट। ये कोई प्रोफेशनल पोइट नहीं थे, ना ही इन्होंने कोई मेजर लिटरेरी कोर्स या पोस्ट या फिर कोई चर्च पोजीशन इन्होंने एक्वायर की थी। जैसे कि लोग क्या होता है चर्च में प्रीस्ट बन जाते हैं, उसके बाद फिर वो क्या करते हैं, मतलब कि पोएट के तौर पर काम करते हैं, अपना वर्क लिखते हैं प्रोफेशनल तौर पे। लेकिन ये प्रोफेशनल पोएट नहीं थे, ना ही इन्होंने कोई ऐसी पोस्ट लिटरेरी पोस्ट इनके पास थी, और ना ही ये चर्च के कोई भी अच्छी, जिसे बोलते हैं अच्छी या किसी भी पोस्ट पर ये थे, ठीक। अनलाइक सम ऑफ हिज कॉन्टेम्पररीज, जिस तरह उस समय के काफी लोग जो हैं इन सारी पोस्ट पर हुआ करते थे, अपना काम करते थे लिटरेरी, लेकिन ये उनमें से एक नहीं थे। ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन क्वाइट स्कॉलरली वर्क एंड लिटरेरी कंपोजिशन। इन्होंने अपनी लाइफ का ज्यादातर समय कहाँ पर बिताया, स्कॉलर वर्क्स में, लिटरेरी कंपोजिशन में, यानी पढ़ाई लिखाई, इन सारी चीजों के इर्द गिर्द ही इनका जीवन था। थॉमस ग्रे बिकेम फेमस फॉर हिज पोएट्री। इन्होंने जब अपनी पोएट्री लिखी, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड 1751 माइलस्टोन था ये। इस पोएट्री से ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए। 18th सेंचुरी में इन्हें मेजर पोएट के नाम पर जाना जाने लगा, इन्हें मेजर पोइट ऑफ 18th सेंचुरी बोला जाने लगा। और इनका ये जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया, और अभी भी आपके एलटी के सिलेबस में यही वर्क प्रिस्क्राइब्ड है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। बहुत ही बेहतरीन वर्क है, बहुत डिटेल से, बहुत अच्छे से मैंने आपको कवर करवाया है। आगे देखिए, अदर इनके नोटेबल वर्क कुछ आपको मिलते हैं, जैसे ओड्स मिलते हैं, ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज, ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, ये 2 ओड मिलते हैं। फिर आपको इनका थोड़ा सा ट्रांसलेशन देखने के लिए मिलता है। जो ग्रे हैं वो ट्रांसलेटेड जो ग्रीक एंड लैटिन क्लासिकल्स हैं उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया है, क्योंकि आपने देखा था अर्ली जब टाइम पीरियड में ये अपनी स्टडीज कर रहे थे, स्टडी कंप्लीट कर रहे थे, उस समय इन्हें काफी ज्यादा जिसे बोलते हैं इंटरेस्ट था ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर में। तो बाद में चलकर इन्होंने क्या किया, उन्हीं क्लासिक्स को क्या क्या ट्रांसलेट किया। तो ये इनके कुछ मेजर जो वर्क हैं वो आपको दिखाई देते हैं। अगर हम इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो थॉमस ग्रे इज एसोसिएटेड विद अ ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टर्म है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टर्म है। ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री क्या है, कौन कौन से इसके मेंबर थे, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक थी, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि एक बायोग्राफी तो अलग चीज है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, लेकिन सेपरेट आपके लिटरेरी टर्म्स के अंदर ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री या फिर जो टर्म्स एंड मूवमेंट्स है उधर ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसको भी हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा इनका स्टाइल एंड कंट्रीब्यूशन को पहले देख लेते हैं। तो जो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री है उसमें क्या होता है, जो
इनमें के जो लोग थे वो क्या, वो एम्फोसाइज करते थे मेलांकली को, रिफ्लेक्ट्स ऑन डेथ एंड द पैसेज ऑफ टाइम। इन सारी चीज़ों पे वो वर्क करते थे, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे, डेथ के बारे में, डेथ के बाद के जीवन के बारे में, मेलांकली के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते थे। इनकी जो पोइट्री हुआ करती थी, इस पोइट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लासिकल रिफाइनमेंट, इमोशनल डीप डेप्थ एंड केयरफुल डिक्शन। ये सारी चीजें इनकी पोइट्री में आपको क्या होता है देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट देखिए, ही इन्फ्लुएंस्ड लेटर पोएट्स ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इंक्लूडिंग वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। इन्होंने बाद में जो है, जो रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक टाइम पीरियड के राइटर्स रहे हैं, उनको इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है, किसको किसको, सबसे ज्यादा वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज को। ठीक, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन्हें ट्रांजिशन पीरियड ऑफ पोइट भी बोला जाता है, क्योंकि ये न्यू क्लासिकल पीरियड एंड जो आपका ये रोमांटिक पीरियड है, उसके बीच के टाइम पीरियड में ये फॉल करते हैं। अब आइए हम थोड़ा सा ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनकी बची हुई लाइफ की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि इनकी डेथ कब हुई और भी चीजें, इनके जो वर्क है, वो सारी चीजों को देखेंगे। लेकिन इससे पहले बहुत ही जरूरी है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री को जाना। तो 18th सेंचुरी में, कब टाइम पीरियड याद रखिएगा, 18th सेंचुरी में आपको ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री जो है वो देखने के लिए मिलती है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखिए, द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ 18th सेंचुरी पोएट्स। ये 18th सेंचुरी पोएट्स का एक ऐसा ग्रुप था who wrote, जो लिखा करते थे मेडिटेटिव मेलांकलिक पोम ऑफ डेथ्स एंड मोर्टेलिटी एंड ट्रांजिशन ऑफ लाइफ। वही चीज जो मैंने बताया, 18th सेंचुरी पोएट्स का ग्रुप था जो कि मेडिटेटिव पोएट्री या फिर मेलांकलिक पोम्स लिखा करते थे, जो डेथ के बारे में बात करती थी, डेथ के बाद के जीवन के बारे में बात करती थी, ट्रांजिशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करती थी, मोर्टेलिटी के बारे में बात करती थी। ये सारी चीजों के बारे में ये ग्रुप ऑफ पर्सन, जो भी लोग थे, वो इस तरह की पोएट्रीज लिखा करते थे। इन्हें ही ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री का नाम दिया गया है इन मेंबर्स को। देयर वर्क वर यूजुअली सेट इन चर्चयार्ड। अब जो इनके आपके वर्क दिखाई देंगे, जो भी आप इनकी पोएट्री पढ़ोगे, आप देखोगे कि उसकी सेटिंग आपको कहाँ दिखाई देगी। यूजुअली वो आपको चर्चयार्ड में या फिर ग्रेवयार्ड में दिखाई देगी, जहां पर ये दे रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ, सोल एंड आफ्टर लाइफ। यहाँ पर जो चर्चयार्ड होता है या जो ग्रेवयार्ड होता है, वहां पर इनकी सेटिंग हुआ करती थी इनकी पोएट्रीज की, और यहाँ पर ये ह्यूमन लाइफ के बारे में प्रेजेंट करते थे, सोल के बारे में बात क्या करते थे, और डेथ के बाद जो आफ्टर लाइफ है उसके बारे में चर्चा किया करते थे, उसके बारे में बात किया करते थे। तो ये सारा कुछ आपको उनके वर्क में देखने के लिए मिलता है। तो ये क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री का, कि वो एक टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा कि ये 18th सेंचुरी से बिलोंग करता है। ठीक, इनके कैरेक्टरिस्टिक भी ध्यान रखिएगा। आगे आइए चलते हैं और अपनी अगली ब्यूटीफुल स्लाइड पे, जो आपको और भी बहुत बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन देगी। अगर हम देखिए यहाँ पर बात करें, तो टाइम पीरियड की बात करें, तो ये 18th सेंचुरी टाइम पीरियड है, लेकिन अराउंड बात करें तो इसे 1740 से लेकर 1780 तक का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में ये फ्लरिश हो रहे थे। इस टाइम पीरियड में इन्होंने अपने वर्क लिखे थे। लोकेशन की बात करें तो ये जो है वो इंग्लैंड की लोकेशन है, इंग्लैंड की लोकेशन से ये बिलोंग करते थे। एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो रिएक्शन अगेंस्ट द रेशनलिज्म एंड आर्टिफिस्टिक ऑफ ऑगस्टिन पोइट्री। जो ऑगस्टिन पोइट्री का आर्टिफिशियल एक माहौल था, ठीक उसके विरुद्ध एंड रेशनलिज्म के अगेंस्ट में इन्होंने क्या है अपना रिएक्शन दिया था, जिसमें कि आपके ये पोइट आते हैं, पोप हो गए, ड्राइडन हो गए, इनके रिएक्शन में इन्होंने क्या किया था, काम किया था। दे एंटिसिपेटेड रोमांटिसिज्म बाय फोकसिंग ऑन इमोशन, नेचर, इंडिविजुअल इनर फीलिंग। इन्होंने क्या है रोमांटिसिज्म जो था उसके अगेंस्ट में इन्होंने क्या, बल्कि किस चीज पर फोकस किया था, इन्होंने फोकस किया था इमोशन पे, इन्होंने नेचर के ऊपर फोकस किया था, इंडिविजुअल जो इनर पर्सनालिटी है या किसी पर्सन की जो इनर फीलिंग है उस पर इन्होंने क्या किया था, बात किया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, फोन जो है थोड़ा सा रिंग कर गया है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो चलिए आगे देखिए, आगे बात कर रहे हैं इनके मेन थीम की, कि आपको इनके वर्क्स में थीम यूजुअली क्या क्या देखने के लिए मिला करती थी। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट थॉमस ग्रे, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द पीपल हु बिलोंग्स टू द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। उन सभी की हम बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उन सभी की है। तो देखिए, फर्स्ट है डेथ एंड मोर्टेलिटी। यहाँ पर अवेयरनेस दैट लाइफ इज शॉर्ट एंड डेथ इज इनएविटेबल, यानी कि जो लाइफ है वो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटी है, और जो मृत्यु है, जो डेथ है, वो इनएविटेबल है, यानी कि उसको आना ही है। ठीक, इसके बाद देखिए ट्रांजिशन ऑफ अर्थली लाइफ के बारे में ये बात किया करते थे, यानी फेम, पावर, वेल्थ, ये सब कुछ क्या होता है, जो भी आप इस लाइफ में, इस जीवन में आप कमाते हो, बनाते हो, वो सब क्या होता है, फेड हो जाता है
विद डेथ, मृत्यु के आने से, आप कितने भी बड़े आदमी हो, आप कितना भी, आपका कितना भी औहदा रहा है, आपके पास कितना भी पैसा है, डजेंट मैटर, आप मरने के बाद आपने सेम ग्रेव में जाना है, उस ग्रेव यार्ड के सेम ग्रेव में आपको भी, आपकी भी कब्र उधर ही बनने वाली है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं है यहाँ पर, ये इस चीज को दिखाया करते थे। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर लाइफ एंड इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल के बारे में बात करते थे ये लोग। नेक्स्ट, मेलॉन्कली एंड रिफ्लेक्शन, यानी कि किस तरह से जो है दुख जो है या जो पीड़ा है, जो कष्ट है, मेलांकली है, उसके बारे में बात करते थे। ये मेडिटेशन करते थे उन ग्रेव्स के ऊपर, नाइट के ऊपर, या सॉलिट्यूड, एकांत के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर ये क्या करते थे, बात क्या करते थे, मेडिटेट क्या करते थे। इक्वली इन डेथ, यानी डेथ एज अ ग्रेट लेवरर बिटवीन द रिच एंड पुअर, यानी जो रिच पर्सन है, जो कि मैंने अभी बताया, और जो पुअर पर्सन है, दोनों को जो डेथ है एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल इक्वल बना देती है। इधर आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, आपके पास कितना भी पैसा है या फिर आपके पास कुछ भी पैसा नहीं है, जीरो हो आप, लेकिन आपकी भी मृत्यु वैसे ही होनी है जैसे एक अमीर आदमी की। उसी तरह अमीर आदमी को, गरीब आदमी को, सबको एक ही जगह एक ही तरह से दफन होना है। ये जो मृत्यु है, ये जो डेथ है, यही सत्य है, और ये लाकर आपको एक जगह पर खड़ा कर देती है, एक समानता, एक समता पर खड़ा कर देती है, और आईना दिखाती है दुनिया के बाकी बचे हुए लोगों को कि देखो और सीखो, दूसरे का गला काट कर कुछ करने से नहीं कोई भी फायदा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको जाना वहीं पर है। तो दिस इज द ट्रुथ, जिसके बारे में इन लोगों ने रिफ्लेक्ट किया। नेचर एंड द चर्चयार्ड एटमॉस्फेयर के बारे में बात किया, यानी क्वाइट कंट्री साइड विलेज एरिया को लिया इन्होंने। मूनलाइट के बारे में इन्होंने बात की, टॉम्स के बारे में इन्होंने बात किया। तो इन सारी, क्योंकि ये ग्रेवयार्ड की सेटिंग रख रहे हैं, तो ऑब्वियसली गांव के लोग आते जाते होंगे ग्रेवयार्ड से, कैसा माहौल होगा, कैसे चर्च की घंटियां बजती होंगी, मूनलाइट कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, वहां पर कितने सारे टॉम बने हैं, किसी की सफाई हो रही है, किसी की नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये मेजर बेसिक थीम जो है वो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब इनके जो भी ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री में कुछ मेंबर थे, उन मेंबर्स के नेम देखते हैं एंड उनके फेमस वर्क्स को देखते हैं। जैसे कि थॉमस ग्रे हैं, तो इनका फेमस वर्क है एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि है 1751 में, एंड ये मेडिटेट करती है, मेडिटेशन ऑन डेथ एंड रूरल लाइफ, इक्वालिटी इन डेथ, यानी ये जो है डेथ के ऊपर मेडिटेट करती है, रूरल लाइफ को प्रेजेंट क्या है, एंड इक्वालिटी दिखाती है कि डेथ जो है वो इक्वल है, सभी के लिए इक्वल है, आप कुछ भी हो, डेथ सभी के लिए इक्वल ही होनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके सेकंड नंबर पर आते हैं एडवर्ड यंग, जिनका की फेमस वर्क है नाइट थॉट्स, जो कि 1742-1745 के टाइम पीरियड में आया है। इन्होंने भी डेथ के बारे में, मॉर्टेलिटी के बारे में एंड मोरल रिफ्लेक्शन के बारे में अपनी पोएट्री में बात किया है, अपने वर्क में बात किया है। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट ब्लेयर हैं, जिन्होंने लिखा है द ग्रेव। इन सब की सेटिंग यही रही है ऑलमोस्ट, ग्रेवयार्ड, चर्चयार्ड, मूनलाइट, डेथ, इन्हीं सब पे इन लोगों ने भी बात की है। तो 1743 में ये आपको वर्क देखने के लिए मिलता है, फिलोसफिकल पोम ऑन डेथ एंड आफ्टर लाइफ, यानी मृत्यु के बारे में और मृत्यु के बाद का क्या जीवन है उसके बारे में इस पोएम में आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट जो है आपके फोर्थ नंबर पे आते हैं थॉमस पैरनेल, अ नाइट पीस ऑफ डेथ। दिस इज द वर्क ऑफ थॉमस पैरनेल, जो कि आया था 1721 में। ये मेडिटेटिव रिफ्लेक्शन ऑन डेथ ये है आपका, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ नंबर पर हैं जेम्स हर्वे, इनका है मेडिटेशन एमंग द टॉम्स। क्या है? मेडिटेशन एमंग्स द टॉम, जो कि आया था 1746 टू 1747 में। इन्होंने क्या किया था, रिलीजियस रिफ्लेक्शन ऑफ मोर्टैलिटी को इन्होंने क्या है, प्रेजेंट किया था। तो ये सारे लोग जो हैं, गोल्डस्मिथ, काउपर, और भी इसमें काफी लोग हैं, तो ये सब लोग आपको ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करते हुए लोग दिखेंगे। इनकी सेटिंग, इनका लिखने का तरीका, ये सब कुछ क्या होता है, एक ही जैसा सिमिलर दिखाई देता है। आगे आइए, अब हम क्या बात करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि ये जो भी पोएट्स थे, इनकी एक्चुअली स्टाइल एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या देखने के लिए मिलती थी। इतना मैंने आपको समझा दिया, एलेबरेट कर दिया कि आप चीज़ों को समझ गए ही होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मेलॉन्कलिक एंड डायडेक्टिक टोन आपको दिखाई देगी, सिंपल डिक्शन दिखाई देगा, सोम्बर इमेजरी दिखाई देगी, जिसमें कि आपको ग्रेप्स दिखाई देंगे, चर्च यार्ड दिखाई देगा, नाइट की सीन होगी, मून लाइट दिखाई देगी, उसके बारे में ये चर्चा कर रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, अपनी फीलिंग्स को या सामने वाले की फीलिंग्स को दिखा रहे होंगे। प्रेफरेंस फॉर ब्लैंक वर्स एंड एलेजाइक स्ट्रेंजा में ये लोग लिखते थे, या फिर ब्लैंक वर्स में या एलेजाइक स्ट्रेंजा में इन लोगों ने अपनी जो वर्क्स हैं वो लिखे हैं। मॉरल एंड रिलीजियस लेसन्स अबाउट लाइफ एंड डेथ, लाइफ एंड डेथ के बारे में इन्होंने मॉरल और रिलीजियस जो लेसन है वो दिया है। एंटिसिपेट्स रोमांटिक पोएट्री इन मूड एंड सब्जेक्ट, उसके पूर्व की है, यानी इसके बाद ही क्या होता है, रोमांटिक पोइट्री आती है। उससे पहले इन्होंने थोड़ा बहुत मूड के बारे में, इनर थॉट्स के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने बात किया है।
ये चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। अब इनका इन्फ्लुएंस जो है वो देखते हैं। द ग्रेवयार्ड पोएट्स ब्रिज Augustan rationalism and romantic emotionalism influenced William Wordsworth, Coleridge and other romantics। ये क्या है, जैसे कि मैंने बोला ये ब्रिज का काम कर रहे थे, बीच के टाइम पीरियड के हैं, यानी ऑगस्टन जो टाइम पीरियड था, न्यू क्लासिकल टाइम पीरियड एंड आपका जो ये क्या बोलते हैं रोमांटिक टाइम पीरियड है, इसके बीच में ट्रांजिशन टाइम पीरियड में ये फॉल करते थे। तो इससे क्या है, उसके रिएक्शन में इन्होंने चीज़ें लिखी थी और इनसे काफ़ी चीज़ें जो है वो बाद के पोएट्स ने इंस्पायर की है, उनसे सीखा है। वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इस तरह से हेल्प्स इंट्रोड्यूस द कल्ट ऑफ मेलांकली इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में इनका योगदान है कि इन्होंने मेलांकली को क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आगे आइए चलते हैं आगे। अब एक फेमस कोटेशन देख लेते हैं जो कि अर्ली रिटन इन कंट्री चर्चा से है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चा से। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। फिर जो है थॉमस ग्रे का वर्क है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि आया था 1751 में, जिसके बारे में पूरा डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर से कह रही हूँ, नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एलटी पोएट्री प्लेलिस्ट को क्लिक करके वहां देख लीजिएगा। एक दो राइटर को छोड़ दिया जाए अगर, तो पूरी पोएट्री मैंने एलटी के सिलेबस की कंप्लीट करा दी है। मैंने आप लोगों को जो जो प्रॉमिस किया है, मैं 1 बाय 1 सब कुछ आपको दे रही हूँ, बट आप अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हो। आपके लिए चाहे जान निकाल कर सामने रख दी जाए, चाहे सामने वाला कितना भी अफोर्ड कर ले, मर जाए, कितना भी काम करे, आप इस एक वीडियो को लाने के लिए पीछे की 4-5 घंटे की मेहनत आपको न दिखाई देती है, ना फील होती है। आप लोगों को लाइक करने में मतलब इतनी कंजूसी होती है। आई एम सॉरी, बट मुझे ये कहते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है, बट इट्स अ ट्रुथ। आप लोगों का हाथ इतना ज्यादा, थंब इतना ज्यादा पेंट करने लगता है कि आप लाइक नहीं कर सकते, हाइक नहीं कर सकते। हाइप आपको कर देना चाहिए, इससे वीडियो जो है थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाता है और बच्चों तक पहुंच सकती है। शेयर की तो बात ही छोड़ो, जब आपसे लाइक नहीं होता तो शेयर कहाँ से आप करोगे। हाँ, कुछ बच्चों की बात मैं नहीं कर रही हूँ, कुछ बच्चे, थैंक यू सो मच उन सभी को दिल से, क्योंकि वो मेरी हर वीडियो को पसंद करते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। तो अगर आप उनमें से हैं तो आपको दिल से शुक्रिया। बट जो लोग नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ अंडरस्टैंड कितना पेन, कितना मतलब कि उसके साथ ये वीडियोज़ आपके लिए ले आई जाती हैं, कितने एफर्ट लगते हैं। तो बस कुछ सेकेंड्स का टाइम निकाल कर अगर आप लाइक कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। अदरवाइज इट्स अप टू यू। देख लीजिए आगे, देखिए आगे हम इनके बारे में, ये मैंने आपको पूरा क्या बता दिया, जो भी चीज़ें मैंने पहले आपको इनकी लाइफ के बारे में चीज़ें बताई, फिर बीच में ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री की चर्चा आई, तो मैंने ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री को पूरा आपको डिटेल से बता दिया, पूरा डिटेल से अच्छे से बता दिया। अब हम फिर से इनकी पर्सनल लाइफ पर चलते हैं। ठीक, बैक आ जाइए किस पर, थॉमस ग्रे की लाइफ पर। अब थॉमस ग्रे, जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने शादी नहीं की थी, लिव्ड अ रिक्लूसिव लाइफ, डिवोटेड टू स्टडी एंड पोएट्री। ये अकेले ही रहे, एकांत में रहे और इन्होंने अपना पूरा जो लाइफ है वो स्टडी को और पोएट्री को डेडिकेट कर दिया है। इनके पास स्मॉल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स था, जो कि मैंने बताया आपको, जिसमें हॉरेस वॉलपॉल थे और भी लोग थे, बट लार्जली विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी, ये अलग ही थलग रहे थे। अगर डेथ के बारे में बात करें तो थॉमस ग्रे की जो डेथ है वो 30 जुलाई 1771 को हुई थी एट कैम्पडेन टाउन, लंदन में। ठीक है, और इनको बरी किया गया था सेंट गाइस चर्चयार्ड, स्टोक पोक्स, द विलेज दैट इंस्पायर्ड हिज मोस्ट फेमस एलिजी। वहीं पर इनको क्या किया गया था, बरी किया गया था, यानी कि 1771 में, 30 जुलाई 1771 में इन्होंने इस दुनिया को त्याग दिया, इस दुनिया को छोड़कर ये चले गए। तो ये आपको इनकी लाइफ में देखने के लिए मिलता है। इनकी पोम्स आपको थोड़ी सी सीरियस दिखाई देती हैं। तो ये था आपका जो है इनके बारे में। ठीक है, अब अगर बात करें इनकी लेगेसी के बारे में, तो जो थॉमस ग्रे हैं उनका सबसे बेहतरीन वर्क, जिसको कि मैंने बताया था, जिस वर्क के कारण उनको जो है बहुत ही 18th सेंचुरी का बहुत ही अच्छा पोएट मान लिया गया था, तो वो इनका वर्क है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये इनका मास्टर पीस माना जाता है इन इंग्लिश पोएट्री एंड नोटेड फॉर इट्स मेडिटेटिव टोन। ये जो इसका एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड जो मेडिटेटिव टोन है एंड यूनिवर्सल थीम ऑफ मॉर्टैलिटी एंड रिमेम्बरेंस के लिए ये क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस केयरफुल पॉलिश्ड स्टाइल एंड सेंसिटिव टू इमोशन मेड फॉर हिम वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड पोएट्स ऑफ दिस एरा। जो चीजें उन्होंने प्रेजेंट की है, जिस तरह से, जिस सीरियसनेस के साथ इन्होंने लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, उसके बाद के जीवन के बारे में, इसमें जिस तरह से इन्होंने मेडिटेटिव टोन का यूज किया है, उसकी वजह से इन्हें काफी ज्यादा रिस्पेक्ट जो है वो उस एरा में मिलता था। और अभी भी इनको हम विद रिस्पेक्ट के साथ इनकी पोम्स को, इनके वर्ड्स को हम अभी भी पढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं।
ठीक है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स की लिस्ट आइए फटाफट से देख लेते हैं। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड आपका 1751 में है, जो कि इनका मास्टरपीस है, मोस्ट फेमस वर्क है। उसके बाद जो है ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ ईटन कॉलेज, जो कि नॉस्टैल्जिया फॉर स्कूल डेज है। अब आप मुझे यहाँ नॉस्टैल्जिया का मीनिंग बताओगे, क्योंकि मैंने आपको जब वोकैब क्लासेस कराई थी, जब मैंने आपको रूट वर्ड्स पढ़ाए थे, तो मैंने वहां पर आपको नॉस्टैल्जिया का मीनिंग बताया है थ्रू रूट वर्ड्स। So this is your homework. You have to tell me what is the meaning of nostalgia. तो नेक्स्ट देखिए, ओड ऑन द डेथ ऑफ फेमस कैट, जो कि आया है 1747 में। नेक्स्ट इनका फेमस वर्क है द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, ये भी आया है 1757 में, ये 1747 में है। ओके, द बार्ड आया है 1757 में। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क थे, कुछ फेमस वर्क थे जो कि आपको जानने चाहिए, जो पूछे जा सकते हैं। अगर ट्रांसलेशन के बारे में बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया ही था कि स्कूल टाइम पीरियड में जब ये पढ़ रहे थे तो इनको जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रीक एंड लैटिन लिटरेचर में इंटरेस्ट था। तो इन्होंने ग्रीक एंड लैटिन जो क्लासिक्स हैं उनको इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था, इंक्लूडिंग वर्क्स बाई होमर एंड पिंडार, यानी सॉरी होमर नहीं, होरेस एंड पिंडार के वर्क्स को भी इन्होंने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। अदर माइनर वर्क्स के बारे में अगर बात करें तो हिम टू एडवर्सिटी देखने के लिए मिलता है इनका, एंड सोनेट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट, जो इनके फ्रेंड थे रिचर्ड वेस्ट, जिनकी की इनके कॉलेज में इनसे दोस्ती हुई थी, फ्रेंडशिप हुई थी, उनके लिए इन्होंने सोनेट ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्ट लिखा था, जो कि एलेजिक पोम है डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड। क्लियर है? तो ये इनका कुछ वर्क हो गया था। अब अगर कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो एज यू नो कि ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से ये एसोसिएटेड थे। इनके स्टाइल जो है बहुत ही रिफाइंड थी, मेडिटेटिव थी, मेलॉन्क्लिक एंड क्लासिक टोन में ये लिखा करते थे। इनका जो इन्फ्लुएंस है वो रोमांटिक पोइट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ा था, स्पेशली वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये हो गया आपका पूरा जो है इसके बारे में, ये हो गया आपका पूरा थॉमस ग्रे के बारे में। नेक्स्ट जो आपको स्लाइड दिख रही है वो दिख रही है पोप की। ठीक है, इसके बाद इट मींस आपका स्लाइड तैयार है, जस्ट आपका वीडियो आने ही वाला है। अलेक्जेंडर पोप की बायोग्राफी पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इतना बेहतरीन तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगी कि आपको भी लगेगा कि हाँ, एक ही प्लेटफॉर्म पे इतना सब कुछ कैसे मिल सकता है। पूरा वोकैब, लिटरेरी टर्म्स, आपका जो टीजीटी का सिलेबस है वो, एलटी का आपका पूरा पोएट्री लगभग मैंने कंप्लीट करवा दिया है। सिर्फ 2 राइटर, आई थिंक 2 या 3 राइटर बचे हैं बस, बाकी पूरा पोएट्री मैंने आपको 24 राइटर्स की कंप्लीट करा दी है, विद डिटेल, विद फिगर ऑफ स्पीच, सारी चीज़ों के साथ कंप्लीट करवाया है। उसके बाद फिर मैं बात करूं कि नेक्स्ट जो है आपका मैं बायोग्राफी अब कंप्लीट करवाऊंगी, इसलिए क्योंकि बायोग्राफी कंप्लीट करवा दूंगी तो जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने अपने स्टार्टिंग के वीडियोस में क्वेश्चंस भी डाले हैं, बाद में फिर मुझे आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने बोला था आप लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को ये फॉर्मेट पसंद आएगा तभी मैं एमसीक्यू डालूंगी, अदरवाइज सिर्फ आपका फिगर ऑफ स्पीच, आपका जो एक्सप्लेनेशन है वो ही डाल दूंगी। तो एज सच मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, इसलिए मैंने एमसीक्यू डालना बंद कर दिया था। लेकिन अभी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले ही मुझे कमेंट्स आए हैं, उसमें बोला गया कि मैम एमसीक्यू को कवर कराइए। तो अभी तो मैंने ये चीजें आपका ये पार्ट कवर करा दिया है, और बेहतरीन है ये कि इसके बाद जब हम एमसीक्यू पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब मैं फ्रॉम फर्स्ट पोइम से स्टार्ट करूंगी आपका, यानी कि विलियम शेक्सपियर से लेकर आपका एकदम लास्ट 24 जो आपके राइटर हैं वहां तक पूरा आपका एमसीक्यू जो है वो डिटेल से सॉल्व करा दूंगी। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, इसीलिए मैं पहले बायोग्राफी पे जोर दे रही हूँ, ताकि आपका बायोग्राफी कंप्लीट रहेगा तो जो मैं क्वेश्चन उठाऊंगी ना वो आपका बायोग्राफी से भी होगा, प्लस जो भी आपके वर्क प्रिस्क्राइब्ड है आपके एलटी में पोइट्री में उधर से भी उठाऊंगी। तो इसीलिए इसको मैं कंप्लीट करा दे रही हूँ। तो कैसा लगा आपको जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। इसीलिए कहती हूँ क्योंकि आप अगर लाइक करते हो, अब मान लीजिए सपोज दैट आपकी मम्मा ने घर में खाना बनाया है, सब्जी बनाया है, वो आपसे पूछती है ना बेटा कैसा बना है, क्यों पूछती हैं? इसलिए पूछती हैं कि अगर आप बताओगे हाँ मम्मा अच्छा बना है तो नेक्स्ट टाइम वो वैसा बनाने की कोशिश करेंगी। आप बताओगे मम्मा नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, तेल कम है, तेल ज्यादा है, तो उस अकॉर्डिंग वो उसको मॉडिफाई करेंगी। तो दिस इज द रीजन कि हम सारे टीचर्स ये आपसे एक फीडबैक चाहते हैं, इससे हमें कोई डायरेक्टली प्रॉफिट नहीं होता है। अगर आप बताओगे तो ये आपके ही भले के लिए होगा, हम इसको आपके ही अकॉर्डिंग और ज्यादा मॉडिफाई कर पाएंगे। इसीलिए अपना जो सजेशन है, जो फीडबैक है वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करिए, एंड वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। एंड हाँ, बहुत अच्छे से दिवाली मनाइए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, माता पिता के साथ रहिए, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है
तो वो आपके माता पिता ही हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए इस समय थोड़ी देर के लिए। अगर आपको को मेरा वीडियो समय से मिल जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो ना कि दिवाली बल्कि मैं किसी भी फेस्टिवल्स के लिए या किसी भी टाइम ऐसे स्पेशल मूवमेंट के लिए आपसे यही कहूंगी कि थोड़ी देर के लिए अपने फ़ोन को साइड में रख दीजिए। समझ जाइए कि 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप एक ऐसे टाइम पीरियड में हैं जहाँ पर फ़ोन है ही नहीं। अगर आप दूर दूर के रिश्तेदारों को बैठ कर घंटों मैसेज करोगे, बात करोगे, और जो आपके पास में बैठे माता पिता हैं उनके साथ आप टाइम ही नहीं स्पेंड करोगे, मतलब क्या बनता है? फ़ोन को साइड रखिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।